हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे केल्विन के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप ही के बदौलत हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियोज़ बना सकें। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट काउंसलिंग के बारे में। हमने बात कर ली नीट कट ऑफ के बारे में, हमने बात करी नीट की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि जस्ट उसके बाद आता है, विच इज़ काउंसलिंग। इट मीन्स कि जब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको काउंसलिंग कैसे अटेंड करना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि कैसे कैसे वो अपने काउंसलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका स्टेप क्या होता है, कहाँ पे एनरोल करना होता है, कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है। तो आज हम सारा एक एक करके उसके बारे में गो थ्रू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक छोटा सा ब्रीफ की एलिजिबिलिटी। इट मीन्स कि नीट काउंसलिंग के लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होगा। नीट काउंसलिंग के लिए वो बच्चे एलिजिबल होंगे जो नीट की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पास कर देंगे। इट मीन्स कि अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई है तो उसको 50th परसेंटाइल चाहिए। इसका मतलब है लगभग 110 से 120। जी हाँ, 110 से 120 के मार्क्स आपको चाहिए। वहीं अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, रिजर्व कैटेगरीज की, वहां पे आपको 40 परसेंटाइल चाहिए होता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर आपको एलिजिबल होना है नीट काउंसलिंग के लिए तो आपके 110, 120 या जो एवरेज मार्क्स आते हैं कट ऑफ के, वो अगर आपके आ जाते हैं या उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो यू आर क्वालिफाई फॉर द नीट काउंसलिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा। तो इट मीन्स कि आप क्वालिफाई हो गए हैं, आप एलिजिबल हैं नीट की काउंसलिंग के लिए। देन अगर हम बात करें नीट काउंसलिंग में होता क्या है, अब कौन कंडक्ट करता है ये नीट काउंसलिंग। नीट काउंसलिंग को मेडिकल काउंसिल ऑफ कमेटी कंडक्ट करती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करती है, जहां पर दो चीजें सबसे मेन है। आप यहां पे समझिएगा कि ऑल इंडिया कोटा और एक होता है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं। लेट सपोज मैं एक दिल्ली का मेरा रेजिडेंट है, मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है, मुझे एडमिशन लेना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग में बैठना होगा सो दैट मुझे बाकी स्टेट्स के कॉलेज में एंटरटेनमेंट मिले, मुझे बाकी के स्टेट्स में कॉलेज में मिल पाए। तो ऑल इंडिया 15% ये कोटा होता है ऑल इंडिया कॉलेजेस के लिए, और जो स्टेट वाइज कोटा होता है दैट इज 85%। इट मीन्स कि अगर मैं दिल्ली का स्टूडेंट हूं तो दिल्ली में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होंगे उसमें मुझे 85% का रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर मैं ऑल ओवर इंडिया किसी और स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर मैं जाता हूं एडमिशन के लिए तो मुझे 15% के थ्रू वहां पर जाना होगा। अब 15% की जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आपके राउंड वाइज काउंसलिंग होती है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड होगा, देन सेकंड राउंड होगा, देन थर्ड राउंड होगा। अब ये थर्ड राउंड जो है इसको मोप अप राउंड भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 85% कोटा जो है वो है स्टेट का एंड 15% कोटा है ऑल ओवर इंडिया का। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर कॉलेज में 100 सीट्स हैं। उस 100 सीट्स के अंदर 85 सीट्स उस बच्चे के लिए रिजर्व होगी जो उस पर्टिकुलर स्टेट का है, और 15 उसके लिए रिजर्व होगी जो बाहर के बच्चे हैं। तो आप इसको गो थ्रू करिए। देन आगे बढ़ेंगे तो हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है। तो भाई मेडिकल काउंसिल ऑफ कमेटी का एक वेबसाइट है www.mcc.nic.in। आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाके आप अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 टैब्स मिलेंगे जहाँ पे आपको यूजी मेडिकल काउंसिल में जाना है। जी हाँ, अंडर ग्रेजुएशन मेडिकल काउंसलिंग के अंदर। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पेज ओपन मिलेगा जहाँ पे लेफ्ट साइड में एक न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। ये न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज आप जब ओपन करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करना होगा। आपके रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपरली, आपकी एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दिस। आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी है। जब आप ये स्टेप 1 कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका स्टेप 2 आता है विच इज़ फी पेमेंट। इट मीन्स कि नीट की काउंसलिंग के लिए आपको जो फी पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो फी पे करना होता है, सबसे पहली बात वो नॉन रिफंडेबल होता है। मेक श्योर ये आपको पैसा वापस नहीं मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो होगा 1000 रुपीज़, और अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ देना होगा।
अब यहाँ पर बात समझिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ 15% ऑल इंडिया कोटा की, और अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो वहाँ पर आपको 5 से 10,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं फॉर दी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। जी हाँ, याद रखिएगा ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, 5 से 10,000 रुपये। अब आप समझ रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो ऑल इंडिया कोटा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, दे आर द रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं। बट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, दे आर नॉट द गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव, ये एक ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं जो इंस्टीट्यूट रन करती हैं पैरेलली। तो अगर आप यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले इनकी काउंसलिंग में बैठने के लिए 5,000 to 10,000 रुपीज़ तक पे करने होंगे फॉर द जनरल कैटेगरी एंड द रिजर्व कैटेगरी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 में क्या होता है कि जब आपको चॉइसेस फिल करनी है और आपको लॉक करना है। आपको याद होगा, कहीं आपने बार सुना होगा कि जैसे काउंसलिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको चॉइसेस फिल करनी होती हैं। आपको क्या करना होता है, आपको जोन से भी कॉलेज चाहिए, जिस किसी स्टेट के भी कॉलेज चाहिए, उसको आपको फिल करना होता है। जैसे लेट सपोज मैं अगर दिल्ली की बात करूं और दिल्ली में सबसे पहला कॉलेज मुझे चाहिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। इसके बाद अगर मुझे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज चाहिए तो मैं उसको यहाँ पर चॉइस को फिल करता हूँ। देन अगर कोई लेडी है, कोई गर्ल स्टूडेंट है, उसको लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज चाहिए तो वो वहाँ पे रेफर फिल करेगी। VMMC कॉलेज फिल करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। ये क्या है, आपको यहाँ पर ये समझ आ रहा होगा कि ये जो रेफरेंस है यहाँ पर उसका काम होता है जब आप चॉइस फिल कर जाते हैं। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आपके कॉलेजेस हैं वो टिक करने हैं। सारे आपने कॉलेजेस फिल कर लिए, उसके बाद आपको उसको प्रेफरेंस में लगाना है। तो प्रेफरेंस यहाँ पर बहुत मैटर है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी की पर्टिकुलर बच्चे की रैंकिंग अच्छी आ रही है और उसने उस पर्टिकुलर रैंकिंग वाला कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया तो ये मुश्किल हो जाएगी, उसको कॉलेज बहुत मुश्किल से मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले। और ऐसे ही होता है कि जब बच्चों की रैंकिंग ज़्यादा आती है 1000 में, 10,000 में, 20,000 में, और वो अगर कोई ऐसे कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं जो सबसे पहले टॉप पे होते हैं तो उनको मिलना मुश्किल होता है, बिकॉज वो रिजर्व्ड है उन बच्चों के लिए जो अच्छे स्कोर कर रहे हैं, जिनकी रैंक अच्छी आ रही है। तो अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो प्रेफरेंस आपको इस तरीके से यहाँ सेट करनी होगी कि आपको जो सा कॉलेज पहले चाहिए आपको वो पहले लगाना होगा और उसके बाद उसको लॉक करना है। ये याद रखिएगा, लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये क्लियर हो गया? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, वी विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। आगे करते हैं। अब नाउ आता है आपका स्टेप 3 के अंदर ही अगर हम बात करें, जो आपको कॉलेजेस की चॉइसेस है वो होनी कैसी है, उसका प्रेफरेंस कैसे होता है। उसका प्रेफरेंस 2 तरीके से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होता है, जिसमें आपकी रैंकिंग मैटर करती है, एंड देन आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है। आपका जो भी कॉलेज सिलेक्ट होगा वो या तो रैंकिंग के ऊपर होगा या आपकी प्रेफरेंस के ऊपर होगा। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रेफरेंस मैटर ना करे, मगर अगर आपकी प्रेफरेंस अच्छी है तो यहाँ पर आपकी रैंकिंग मैटर करनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों को कोरिलेट करना होगा। मेक श्योर कि आप इन दोनों चीज़ों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने कॉलेजेस की चॉइस फिल करें। आगे बढ़ेंगे स्टेप 4 में, विच इज़ डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। बहुत सिंपल सी बात है, आपने अपना काम सारा कर दिया। अब काम किसका है? मेडिकल काउंसलिंग ऑफ कमेटी का। अब उसका काम है कि वो जितने भी आपने कॉलेजेस फिल किए हैं, जिस बच्चे ने फिल किए हैं, उसके हिसाब से सीट को अलॉट करना है। अब ये काम आपका नहीं है, यहाँ पे आपको आराम से वेट करना है, और वेट करना है उस मेडिकल रिजल्ट का, उस सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नीट काउंसलिंग के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट कवर कर लिए, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि स्टेप 1 होगा प्रोसेस ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। देन नीट की काउंसलिंग की हमने पेमेंट कर दी, उसके बाद हमने चॉइसेस फिल करी और उसको लॉक कर दिया, एंड फाइनली एमसीसी अपना काम करेगी, वो डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ जो रह गई है मुझे कंसीडर करनी, वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार रखने होंगे। अब इसका रीज़न ये है कि लेट्स सपोज आपको एक कॉलेज पर्टिकुलर मिल गया और आपने क्या किया, आप इतना बिजी रहे ये चेक करने में कि कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, कौन सी रैंक पे मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा, मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं किए। अब क्या होगा कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी अगर नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको एनी हाउ अपने पास रखने हैं। अभी से इसको समेटना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला नीट का एडमिट कार्ड,
जो आपका नीट का एडमिट कार्ड था, ओरिजिनल भी एंड फोटोकॉपी भी। देन उसके बाद नीट का रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट है जिसे हम कहते हैं जनरली, जब आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट। उसके बाद नीट की एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन तो उसका आपने एक एक्नॉलेजमेंट लिया होगा। देन पेमेंट स्लिप, जो आपने पेमेंट करी थी इंटरनेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, जहाँ से भी, उसका पेमेंट स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्लास 10th और 12th का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट रहेगा यहाँ पे अलॉन्ग विद योर अटेस्टेड फोटोकॉपीज एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो। इट मीन्स कि अगर आप SC/ST कैटेगरी हैं, OBC कैटेगरी हैं, EWS, जो भी आप कैटेगरी हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपनी 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी रखनी है वहाँ पर एडमिशन के टाइम पर, जो आपको वहाँ पर देनी होगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, जो रीसेंट फ़ोटोज़ हैं, वो क्लिक करके रखें। आगे बढ़ते हैं। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में बैठना है, जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को अपीयर करना है तो करना कैसे है, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि MCC की वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्लियर। पेमेंट करने के बाद आपको सबमिशन ऑफ चॉइसेस करनी है और मॉडिफाई करना है, ऊपर नीचे करनी है, प्रेफरेंस को और चॉइसेस को लॉक करना है। ये क्लियर हो गया, आपको ऑलरेडी बता दिया। अब होता क्या है, जब आपका फर्स्ट राउंड होता है, अगर लेट सपोज फर्स्ट राउंड में आपका या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर आपका सिंपली सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको राउंड 2 में जाना है, आपको दोबारा से रजिस्टर नहीं करना है, दोबारा से पैसा नहीं पे करना है। अगर आप राउंड 1 में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे MCC ये पूछेगा कि क्या आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर तो आपने कहा कि आप जाना चाहते हैं तो आपको सेकेंड राउंड में आगे जाने दिया जाएगा और आप सेकेंड राउंड में सेम वही चीज़, कोई आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। बट अगर आप सेकेंड राउंड में नहीं जाते हैं तो आप सिंपली अपने इंस्टीट्यूट में जाके, जो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे और एडमिशन डन करेंगे। बट अगर आप अगर सेकेंड राउंड में जा रहे हैं, अब कौन कौन गए, 2 लोग सेकेंड राउंड में। पहले वो बच्चा गया जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में, दूसरा वो गया जो ये चाहता है कि मैं सेकेंड राउंड में जाऊं। तो जब दोनों के दोनों सेकेंड राउंड में आ जाते हैं तो यहाँ पे दूसरे वाला जो बच्चा है जिसका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ था, या तो ये होगा कि उसका यहाँ पर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर उसका एंड हो जाएगा। क्लियर। अगर उसका सेकेंड राउंड सेलेक्ट हो जाता है, अगर उसको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो यहाँ पर उसको बाहर कर दिया जाएगा काउंसलिंग से और उसको पर्टिकुलर 2 डेज दिए जाएंगे राउंड 2 के रिजल्ट के बाद कि आपको जाके अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है विद फीस, विद डॉक्यूमेंट्स एंड विद ऑल योर फॉर्मेलिटीज़। तो आपको वहाँ दोनों बच्चों को, जिनका हो गया और जिसका नहीं हुआ, उन दोनों बच्चों को जाके रिपोर्ट करना होगा इसी सेकेंड राउंड के अंदर अंदर। इसके अलावा यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जो सेकंड राउंड में बच्चा, जो फर्स्ट राउंड से बच्चा यस होके आया था और सेकंड राउंड में भी उसका यस हो गया है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बाहर जाए, अब उसको एनी हाउ एडमिशन लेना ही लेना है। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही क्लियर समझ आएगा। अब जो सीट्स बच गई हैं या जो ऐसी सीट्स हैं जो बच्चे नहीं गए, रिपोर्ट नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया, तो वो स्टेट कोटा को रिवर्ट कर दी जाती है। अब अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर पहले वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फर्स्ट राउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका राउंड क्लियर हुआ फर्स्ट तो ठीक है, आपको सेकेंड राउंड में जाने के लिए दिया जाएगा, आप चाहते हैं तो। अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ तो आपको सेकेंड राउंड में भेज दिया जाएगा। अब नाउ सेकेंड राउंड में वही 2 बच्चे जो पहले सिलेक्ट नहीं हुए थे और जो अपनी मर्जी से गए हैं सिलेक्ट होके, अब यहाँ पर उन दोनों बच्चों को सीट अलॉट करी जाएगी। अब लेट सपोज राउंड 2 के अंदर जो बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुई या उसको पसंद नहीं आई, वो अपग्रेड करना चाहता है, तो यहाँ पर सेकंड राउंड में उसको काउंसलिंग के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए मॉपअप राउंड में भेजा जाएगा। मॉपअप राउंड का मतलब क्या था? मॉपअप राउंड का मतलब ये है कि जो DGHS है, जो आपकी स्टेट कोटा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ पर आपका मॉपअप राउंड को फिलअप करेंगी, उसके कॉलेजेस को फिलअप करेंगी। और अगर मैं दूसरे बच्चे की बात करूँ, जो दूसरा बच्चा था जिसका पहले राउंड में क्लियर हो चुका था, सेकंड राउंड में वो अपनी मर्जी से गया था, अब उसको इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना ही होगा। यहाँ पे कोई भी उसके लिए एग्जिट नहीं है। ये क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चा मॉपअप राउंड में गया, जिस बच्चे को पहले राउंड में सीट नहीं मिली, दूसरे राउंड में सीट नहीं मिली, अब वो तीसरे राउंड में मॉपअप राउंड में आ गया। जैसे ही मॉपअप राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है,
उस रिजल्ट के बाद उसको उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाके रिपोर्ट करना होगा। और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट की सीट वैकेंट होती है तो उस सीट को अलॉट कर दिया जाएगा स्ट्रे राउंड के अंदर, जिसे हम स्ट्रे वैकेंट सीट भी बोलते हैं। वो आपके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये? अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर काउंसलिंग को लेकर तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इसके फटाफट एक और वीडियो बनाएंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाए। और किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का अगर आपको अपना कट ऑफ जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू ASAP। क्लियर हो गया? अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही हम आपके लिए ये वीडियोस बना पा रहे हैं। तो हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे इन बच्चों को और शेयर करें ताकि और बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन जाए, राइट? एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।